मैं विभा मिश्रा, कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र, प्रश्न बैंक के 4 अंक के प्रश्न, इसका पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस पार्ट में हम देखेंगे यूनिट 7 मुद्रा एवं बैंकिंग। इसमें कुल 16 अंक के प्रश्न आने हैं, जिसमें से 4 अंक का एक प्रश्न आना है। तो पहला प्रश्न है, मुद्रा के 4 कार्यों को लिखिए। ये यूनिट बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और क्यों ना हो, क्योंकि हम मुद्रा के बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो मुद्रा के 4 कार्य अपने को देखना है। इन 4 कार्यों को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक दोहा के रूप में हम इनको याद कर सकते हैं। मुद्रा के हैं कार्य 4, विनिमय, मापक, संचय, आधार। मुद्रा के हैं कार्य 4, विनिमय, मापक, संचय, आधार। विनिमय यानी विनिमय का माध्यम, मापक यानी मूल्य का मापक, संचय यानी धन का संचय, और आधार यानी भावी भुगतानों का आधार। तो हमें इनकी व्याख्या लिखनी है। 4 अंक के प्रश्न में चारों की व्याख्या लिखनी होगी, तभी हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसको हम समझ लेते हैं, और समझ के आप इसको फिर कॉपी में लिख सकते हैं। तो बहुत ही सरल है ये यूनिट। तो पहला मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम। तो विनिमय यानी आदान प्रदान, लेन देन की क्रिया। प्राचीन काल में जब मुद्रा चलन में नहीं होती थी, तो विनिमय की क्रिया जो है वो वस्तु का वस्तु से विनिमय किया जाता था। लेकिन अब ये मुद्रा ने ये कार्य संभव बनाया, यानी मुद्रा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुएं हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पहले वस्तु की वस्तु से अदला बदली होती थी, तो वो कठिनाइयों को दूर कर दिया इसने, मुद्रा ने। तो मुद्रा का कार्य हो गया कि साधन का कार्य या माध्यम का कार्य करती है, जिसके माध्यम से हम विनिमय की क्रिया आसानी से संचालित कर सकते हैं। दूसरा कार्य है मूल्य का मापक। तो मूल्य के मापक से आशय है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो विनिमय की क्रिया, उसकी शक्ति को का अंकन या मापन करने में पहले दिक्कत होती थी कि किस मूल्य को हम कितने में मापें। जैसे वस्तुओं का वस्तुओं से लेन देन किया जाता था, उसके मापन में कठिनाई होती थी, लेकिन मुद्रा ने यह कार्य संभव बनाया। मुद्रा के माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मापन को आसानी से उनको मुद्रा में मापा जा सकता है। तो वस्तु विनिमय की ये कठिनाई भी दूर हो गई, और मुद्रा ने ये कार्य संभव बनाया। मापक से आशय है कि जिसको हम एक इकाई में मापते हैं, जैसे भारशील वस्तुओं को इतने रुपए क्विंटल, और अब क्विंटल में जितना भी आ रहा है उसको मुद्रा में हम माप सकते हैं, या दूध इतने रुपए लीटर। तो विभिन्न इकाइयों में मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का माप किया जा सकता है। मुद्रा ने ये कार्य संभव भी बनाया, और मुद्रा ये कार्य संपन्न करता है। तीसरा है धन का संचय। अब यहाँ धन से आशय केवल रुपये पैसे से नहीं है। इसको हम ऐसे देखते हैं, यदि मान लो प्राचीन काल में जब मुद्रा चलन में नहीं थी, तो वस्तुओं को हम संचित नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ वस्तुएं बहुत जगह घेरने वाली होती थी, या नष्ट होने वाली होती थी, या एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में दिक्कत होती थी, तो हम उनको संचित नहीं कर सकते थे। लेकिन मुद्रा के माध्यम से, यानी मुद्रा ने ये कार्य हमें सरल बना दिया कि जो हमारा धन है उसको हम संचित कर सकते हैं। काहे में? मुद्रा में कर सकते हैं। यानी अनाज है, तो अनाज को बेच के हम मुद्रा के माध्यम से उसमें संचित कर सकते हैं। तो जब हम मुद्रा को संचित कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वो हमारा धन का संचय हो रहा है, यानी धन के संचय को मुद्रा ने आसान भी कर दिया, और ये कार्य संपन्न कर पाए। फिर चौथा है भावी भुगतानों का आधार। भावी यानी भविष्य। हम जब लेन देन की क्रिया करते हैं, यदि हमने वर्तमान में लेन देन की क्रिया की, और भविष्य में हम उसका भुगतान कर सकते हैं। प्राचीन काल में तो क्या होता था, यदि वस्तुओं से हम यदि अभी हमने लेन देन किया और भविष्य में भुगतान करेंगे, तो या तो वस्तुएं हमारे पास नष्ट हो सकती हैं, या हो सकता है आगे हमारे पास वस्तु ना रहे, या कई प्रकार की दिक्कतें आती थी। लेकिन मुद्रा के माध्यम से हम सौदे वर्तमान में कर सकते हैं, और उसका भुगतान जो है वो हम भविष्य में कर सकते हैं। इस प्रकार से मुद्रा के 4 कार्य की हमें व्याख्या करनी है। तो ऊपर के जो 2 कार्य हैं, ये मुख्य कार्य कहलाते हैं, और बाद के कार्य सहायक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न दूसरा, मुद्रा का महत्व बतलाइए। मुद्रा के महत्व के संबंध में मार्शल ने अपनी परिभाषा दी है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाती है। तो मुद्रा के महत्व के बिंदु, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 पॉइंट की व्याख्या अपने को पर्याप्त करनी है अच्छे अंक लाने के लिए। अब मुद्रा का महत्व, पहला महत्व है उपभोक्ता के लिए महत्व। तो उपभोक्ता जो होते हैं, वो वस्तु का उपभोग करने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता के लिए मुद्रा का क्या महत्व है कि उपभोक्ता, अब हमें महत्व में इसकी मुद्रा के गुण बताने, अच्छी बातें बतानी है कि किस प्रकार से
मुद्रा जो है हमारे लिए उपयोगी है। तो उपभोक्ता के लिए महत्व, उपभोक्ता दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यदि मुद्रा उसके पास नहीं है तो वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकता। हम दिन भर में कई प्रकार की आवश्यकताओं की हमारी संतुष्टि होती है, तो इसके लिए मुद्रा का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे पास मुद्रा है तो मुद्रा के माध्यम से उपभोक्ता अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है, अपने जीवन स्तर को भी बढ़ा सकता है। यदि उसके पास अधिक मात्रा में मुद्रा है तो उस प्रकार की अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगा, जिससे उसका जीवन स्तर भी बढ़ सकता है। फिर दूसरा है उत्पादक के लिए महत्व। उत्पादक कौन होते हैं? जो उत्पादन करते हैं। उत्पादक के साथ हम व्यापारी भी देख सकते हैं, उत्पादक एवं व्यापारी के लिए महत्व है। तो उत्पादक के लिए क्या महत्व है मुद्रा का? उत्पादक का कार्य होता है उत्पादन करना, कच्चे माल से वो निर्मित माल में परिवर्तित करता है, लेकिन इसके बीच में उसके कई चरण होते हैं। कच्चा माल लेगा, फिर उसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित करेगा, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, और उनके माध्यम से वो वस्तु को निर्गत में अर्थात निर्माण करेगा वस्तु का, और उस निर्मित वस्तु को फिर बाजार में बेचेगा। तो उत्पादक के लिए कच्चा माल खरीदने से वो भी मुद्रा में खरीदेगा, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करेगा तो उसको भी उनको भुगतान मुद्रा में देगा, और अंत में जो निर्मित माल बेचेगा और उसके माध्यम से जो उसे लाभ या हानि हुई उसका आकलन भी वो मुद्रा के रूप में ही करेगा। तीसरा है सरकार के लिए महत्व। तो मुद्रा के लिए मुद्रा के रूप में सरकार जो है वो क्या कार्य करती है कि सरकार जैसे बजट बनाती है, तो बजट जो है वो उनके आय व्यय का, अनुमानित आय व्यय का विवरण होता है। तो इसका आधार भी होता है मुद्रा। नगद राशि में मुद्रा में वह बजट जो है वो प्रस्तुत करती है, कितनी आय है, कितना व्यय है, कौन सी योजनाएं बनानी है, तो योजना पर भी किया जाने वाला व्यय है वो भी है। इसी प्रकार से आय के रूप में यदि वो विभिन्न प्रकार के कर के रूप में राशि ले रही है आय प्राप्त करने के लिए, तो वो भी मुद्रा में लेगी। तो इस प्रकार से इसी, और हम देख सकते हैं कि आगे सरकार जो नीतियां बनाती है, मौद्रिक नीति, कर नीति, तो ये इनका आधार भी मुद्रा होता है। सरकार की विकास कार्य भी हम मुद्रा के माध्यम से ही दे सकते हैं। राष्ट्रीय आय कितनी है, तो आय भी मुद्रा में, तो सरकार के लिए भी मुद्रा का अत्यंत महत्व है। फिर वितरण के क्षेत्र में महत्व। वितरण यानी जब उत्पादन के साधनों को उनका हिस्सा वितरित किया जाता है वो वितरण कहलाता है। जैसे अभी अपन उत्पादक के पॉइंट में देखा था कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। अब भूमि पत्ती से यदि हमने भूमि किराए पे ली तो भूमि पत्ती को हम लगान देते हैं, श्रमिक को मजदूरी देते हैं, पूंजीपति को ब्याज देते हैं, संगठक को वेतन देते हैं और साहसी को लाभ या हानि। तो जैसे हमने कहा भूमिपति को लगान देते हैं, तो लगान कोई वस्तु विशेष नहीं है, लगान मुद्रा में दिया जाता है। श्रमिक को मजदूरी दी जाती, तो मजदूरी भी कोई वस्तु नहीं है, मजदूरी भी मुद्रा में दी जाती है। पूंजीपति को ब्याज, वो भी मुद्रा में दिया जाता है। तो उत्पादक के साधनों को उनका जो प्रतिफल दिया जाता है वह भी मुद्रा में ही दिया जाता है। वरना देखो कितना कठिन काम होता कि हम उनको उनका हिस्सा उत्पादन में तो ले रहे हैं, लेकिन उनको हम उनका हिस्सा उस वस्तु में से कैसे वितरित करें। तो ये कार्य जो है वो मुद्रा ने सरल बनाया। एक और पॉइंट है ये वस्तु विनिमय के सभी दोषों का निराकरण। तो वस्तु विनिमय में बहुत सारे जो दोष पाए जाते थे, तो वो दोषों का निराकरण भी मुद्रा के द्वारा संभव हुआ। अगला पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली। प्रश्न है तीसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को लिखिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की 4 कठिनाइयां देख रहे हैं। जैसे अभी अपन ने जो पिछले प्रश्न में अंतिम पॉइंट देखा था, वो एक प्रकार से ये उसकी भी ये व्याख्या होगी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, पहली कठिनाई है दोहरे संयोग का अभाव। अब दोहरा संयोग, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु एवं सेवा का, वस्तु अथवा सेवा से लेन देन किया जाता है ना, मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुद्रा के प्रयोग के बिना विनिमय की क्रिया संपादित की जाती है, वो कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयां होती थी? जैसे पहला है दोहरे संयोग का अभाव, यानी दो वस्तुओं को, दो व्यक्तियों को यदि एक दूसरे से लेन देन की क्रिया करनी है तो दोनों के पास वो वस्तु होनी चाहिए जो एक दूसरे को आवश्यक हो। जैसे ए व्यक्ति को बी से चावल लेना है तो बी को और गेहूं लेना है मान लो, तो उनके पास, दोनों के पास है तब तो ठीक है। लेकिन यदि उनके पास संयोग नहीं हुआ, हमें गेहूं चाहिए तो गेहूं तो है उसके पास, लेकिन उसे चावल चाहिए तो हमारे पास नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति के पास है, तब विनिमय की क्रिया संपादित करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। दूसरा पॉइंट है विभाजन में कठिनाई।
विभाजन यानी छोटी छोटी इकाई में विभाजित करना। तो कुछ वस्तुएं तो विभाजित हो जाती थी, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनका की विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए एक बकरी के बदले एक बोरा अनाज ले रहे हैं, लेकिन यदि हमें आधा बोरा अनाज लेना है तो क्या हम बकरी को काटेंगे? ये असंभव है। तो विभाजन में, वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई, लेकिन मुद्रा तो छोटी छोटी इकाई विभाजित की जा सकती है ना, चिल्लर में भी, छोटे रुपए में, बड़े रुपए में भी। लेकिन वस्तुएं जो होती है वो विभाजित नहीं हो पाती थी। बहुत सारी वस्तुएं, भूमि या भारशील वस्तुएं, उनको हम विभाजित नहीं कर पाते थे लेन देन की क्रिया के लिए। तीसरा है मूल्य के मापन में कठिनाई। अब यहाँ मूल्य से आशय है वैल्यू। किसी भी वस्तु का कितना मूल्य, कितनी वैल्यू है, उसका कितना माप हम वस्तु में करें, ये कठिनाई होती थी। जैसे भाई अपन ने देखा था एक बोरे चावल के बदले एक बोरे गेहूं, तो यह माप कैसे माने कि जितनी वैल्यू चावल की है उतनी ही वैल्यू गेहूं की होगी। तो वस्तुओं के मूल्य का कितना मापन किया जाए किस वस्तु में, इसमें कठिनाई होती थी। मुद्रा जब चलन में आई तो मुद्रा ने ये कार्य संभव बनाया। मुद्रा में वस्तुओं का मूल्य मापन किया जाने लगा। तो यहाँ कठिनाई बस बताने अपने को। फिर तीसरा है धन के संचय का अभाव। वस्तु के रूप में जो हम धन का संचय नहीं कर सकते थे, उसमें कठिनाई होती थी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो किसान के पास चना है, तो चना को संचित हम एक निश्चित समय तक कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते, वो नष्ट भी हो सकता है, स्थान भी गिरता है। इसी प्रकार से और भी कई वस्तुएं होती हैं जिनको कि यदि हमें अभी उपयोग नहीं करना तो उनको हम बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें कई कठिनाई, खराब भी हो सकता है वस्तुएं, स्थान घेरने वाली भी होती हैं, भारशील भी होती हैं। तो इस प्रकार से वस्तुओं के रूप में हम धन का संचय नहीं कर सकते। लेकिन जब मुद्रा चलन आई तो मुद्रा के रूप में हम धन का संचय कर सकते थे। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो देश का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो क्यों स्थापित किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों की गई, इसके उद्देश्य क्या है, तो ये अपने को लिखना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है बैंक के नकद कोषों का केंद्रीकरण करना। तो रिजर्व बैंक जो है चूंकि एक प्रधान बैंक है, मुख्य बैंक है, बैंकों का बैंक है, तो विभिन्न बैंक जो होते हैं उनको, उनके नगद कोषों को केंद्रित करने का कार्य करता है, यानी अपने पास रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी जमा को स्वीकार करता है। उसके आगे हम 5 नंबर के प्रश्न में जब हम रिजर्व बैंक के कार्य पढ़ेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे जो विभिन्न बैंकों का जो नकद होता है, उसका नकद कोष जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होता है, एक स्थान पर केंद्रीकृत किया जाता है। इसलिए क्योंकि ऐसा कोई बैंक नहीं था जहां विभिन्न बैंक अपनी मुद्रा को केंद्रीकृत करें, और सरकार की मुद्रा भी रिजर्व बैंक के पास जमा होती है। दूसरा है रुपये के बाह्य एवं आंतरिक मूल्य में स्थिरता। तो रिजर्व बैंक की स्थापना का एक उद्देश्य ये हुआ कि रुपये का बाह्य मूल्य एवं आंतरिक मूल्य से आशय यह है कि जब बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा निर्गमित हो जाती है, यदि चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, तब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी मुद्रा स्फीति हो जाती है, यानी महंगाई हो जाती है। तब उस मुद्रा का आंतरिक मूल्य बहुत कम हो जाता है, यानी हम बहुत सारी मुद्रा खर्च करेंगे तब हमें कोई वस्तु मिलेगी, महंगाई हो जाती है। तो बाह्य मूल्य उसका कम हो जाता है। बाह्य मूल्य से आशय है उसमें आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य में क्या अंतर होता है कि मान लीजिए, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। मान लीजिए 1000 का नोट है, तो 1000 के नोट पर जो लिखा हुआ है वो उसका बाह्य मूल्य कहलाएगा, और 1000 रुपये में हम क्या कुछ खरीद सकते हैं वो उसका आंतरिक मूल्य कहलाता है। तो जब चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तब उसका आंतरिक मूल्य जो है वो कम हो जाता है। बाह्य मूल्य भले 1000 लिखा हुआ लेकिन उसमें बहुत कम वस्तुएं आती हैं। तो मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संकुचन की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, निर्गमन के द्वारा या विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा वो इस पर नियंत्रण रखकर स्थायित्व लाता है। फिर विदेशों से मौद्रिक संपर्क स्थापित करना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो, उसकी स्थापना के उद्देश्य ये था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो कोष होता है, चाहे वो स्वर्ण में हो, चाहे वो विदेशी मुद्रा में हो, तो वह उसके पास संरक्षित होता है कोष के रूप में। तो आवश्यकता पड़ने पर वह विदेशों से मौद्रिक संपर्क भी स्थापित करता है। यदि भुगतान संतुलन की स्थिति या भुगतान प्रतिकूल हो तो इस स्थिति में विदेशी मुद्रा का प्रयोग करके या कोष का प्रयोग करके वो भुगतान संतुलन में कर सकती है।
फिर सरकारी बैंकों की स्थापना एवं विकास। तो विभिन्न सरकारी बैंकों की स्थापना के लिए एक प्रधान बैंक की आवश्यकता हुई जो ये कार्य संपन्न करे। तो रिजर्व बैंक के द्वारा विभिन्न सरकारी बैंकों की स्थापना की जाती है, उनका विकास किया जाता है, उनका समय समय पर पथ प्रदर्शन और मार्गदर्शन भी किया जाता है और उन पर नियंत्रण भी रखा जाता है। फिर अंतिम है कृषि साख की व्यवस्था। तो कृषि साख के लिए भी एक बैंक की आवश्यकता हुई क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि साख की व्यवस्था के लिए भी रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्यों को लिखिए। तो निषिद्ध से आशय है वर्जित कार्य। वर्जित कार्य से आशय है कि ऐसे कार्य जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता। तो निषिद्ध कार्य या वर्जित कार्य, जो कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता, उन कार्यों को हम देखेंगे। जैसे पहला है रिजर्व बैंक अपने कार्यालयों को छोड़कर किसी प्रकार की अचल संपत्ति को नहीं खरीद सकता और ना ही इस प्रकार की संपत्ति के आधार पर ऋण ही दे सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी संपत्ति के आधार पर ना तो ऋण दे सकता है, ना ही किसी के अचल संपत्ति को खरीद सकता है स्वयं अपने कार्यालय को छोड़कर। रिजर्व बैंक दूसरा है रिजर्व बैंक अपने निक्षेपों पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो भी मुद्रा जमा होती है उसके आधार पर वह किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दे सकता। केवल वह अपने अधीनस्थ बैंकों को बस एक निश्चित कोष रखाकर वह मुद्रा दे सकता है। बाकी वह अपने निश्चयों के आधार पर किसी ग्राहक आदि को ब्याज वो नहीं दे सकता। फिर तीसरा है रिजर्व बैंक किसी भी दशा में बिना किसी जमानत के किसी को भी ऋण नहीं दे सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी ऋण देने का कार्य नहीं करता। वह केवल अपने अधीनस्थ जो बैंक होते हैं उनको ही आवश्यकता पड़ने पर वो विभिन्न शर्तों के आधार पर पैसा उधार देता है, बाकी किसी जमानत के आधार पर वो ऋण नहीं देता ग्राहक आदि को। फिर चौथा है किसी कंपनी के अंश शेयर ना तो खरीद सकता है और ना ही उनकी जमानत पर ऋण दे सकता है। शेयरों का क्रय विक्रय जो है वो किसी कंपनी के शेयरों का क्रय विक्रय भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य वो नहीं करता। फिर रिजर्व बैंक किसी प्रकार का व्यापार नहीं खोल सकता, किसी व्यापारिक संस्था में सामान्यतः ना हिस्सा ले सकता है और ना ही उसे आर्थिक सहायता दे सकता है। चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सरकार का बैंक है, वह स्वहित की भावना से कार्य नहीं करता, वह सार्वजनिक हित की भावना से कार्य करता है। तो वह किसी प्रकार का व्यापार भी नहीं कर सकता और ना ही उसमें किसी प्रकार की हिस्सा ले सकता है, ना ही उसको आर्थिक सहायता दे सकता है। धन्यवाद।